जी, पार्ट 2 टर्म टेस्ट 2 की डिस्कशन का। ऑन यकम में इकबाल रिसीव 3000 शेयर्स बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर इन लकी इनकॉर्पोरेशन। ऑन यकम जनवरी उसके फादर ने बाय किए शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ कैट 20 पर शेयर, इक्विवेलेंट टू पाकिस्तानी 1300 रुपीज़। द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वॉज कैट 28। ऑन 15 जून he sold all the shares for CAT 32. Cost to father 20. Market value at that time, ये फादर ने अपने लिए लिए थे 20 के, और जिस वक़्त हमें ट्रांसफ़र किए हैं वो है यकम मई। अब्बू ने अपने लिए थे यकम जनवरी 20x0, मुझे दिए हैं अब्बू ने यकम मई 20x2। उस वक़्त है 28 रुपये का, और मैंने आगे बेच दिया है कैड या $1 समझ लें, $1 तो नहीं, $20, मतलब 20 कैड का। अगर कैड करेंसी ना होती डॉलर होती। $20 का अब्बू ने ख़रीदा था एक शेयर, मुझे जब दिया $28 का हो गया, और मैंने जब बेचा तो $32 का। मैंने बेचा है 15 जून को। दोबारा पढ़ें, यकम मई को मैंने 3000 शेयर अब्बू से लिए हैं एज अ गिफ्ट। यकम जनवरी को अब्बू ने अपने लिए $20 का एक शेयर लिया था। जब वो बाजार मुझे मिला, जब तकरीबन 2 साल बाद या जितने भी साल बाद, 2 साल 2-3 महीने बाद, वो 28 रुपये का बाजार में हो गया हुआ था। और मैंने जब 15 जून को इसको बेचा तब ये बाजार में 32 का हो गया हुआ था। अब मैंने कब बेचा? टैक्स ईयर 20x4, कॉन्सिडरेशन माइनस कॉस्ट। कितने बेचे? 3000। 3000 मैंने बेचे। 3000 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 32 से, ये क्या आएगी? ये बाहर के मुल्क में मुझे कितने पैसे मिले। द एक्सचेंज रेट एट द टाइम ऑफ सेल वॉज 90। 3000 शेयर बाहर के मुल्क में 32 के बेचे, तो 3000 जरा 32 आ जाएगा। बाहर के मुल्क में कितने कैड, अगर डॉलर करेंसी होती, कितने डॉलर मिले? हर डॉलर 90 रुपए का है, तो टोटल पाक रुपीज में कितने पैसे मिले? 8640। कॉस्ट में क्या लेना है, क्या सिखाया था आपको? 28 लेना है या फादर के हाथों में कॉस्ट लेनी है? फादर के हाथों वाली कॉस्ट लेनी है। एक वैसे हमने चीज पढ़ी थी, वो कुछ और थी। वो ये थी कि अगर गिफ्ट रिलेटिव से मिला है ना, तो फिर हमने थोड़ा सा चेंज किया था, याद आ रहा है? वो नॉन रिलेटिव से अगर गिफ्ट मिला है तो फिर हमने कहा था ये वाली कॉस्ट लिया करें, ये वाली लिया करें। लेकिन ये तो रिलेटिव से मिला है ना, तो इधर तो वही 20 यूज होगा। 3000 कॉस्ट कौन सी वाली लेनी है? 20 वाली। अच्छा, अब मेरे भाई मुझे ये बताएं कि इस वक्त एक्सचेंज रेट क्या है जब अब्बू ने लिया था? ये मजे की चीज थी। जब अब्बू ने लिया था, अच्छा, सेल को आज के रेट पे रिकॉर्ड करेंगे और कॉस्ट उसी रेट पे रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन अब्बू ने लिया था। अब्बू ने जब लिया था तो $20 का मतलब 1300 रुपए थे, या 20 कैड का मतलब 1300 रुपए थे। तो अगर मैं 1300 रुपए को डिवाइड कर दूं 20 से, तो उस वक्त कैड कितने का था? ये जरा एक टेक्निकल था, 65। ये क्लास में कभी इस तरह निकाला नहीं था। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 3000 ज़रब 1300, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये जरा पैटर्न से हट रहा था, इस वजह से मैंने इस तरह किया जी। 3900।
अच्छा, हेडिंग इसके ऊपर हम देंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम, क्योंकि ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए, ना बाहर की गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए, और ना पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, बल्कि कहाँ लिस्टेड है? टोरंटो की स्टॉक एक्सचेंज पे। इसलिए अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज अ प्राइवेट कंपनी। ओके, आगे चलें। ब्रोकरेज इसने पे किया 0.2 पर शेयर टू द स्टॉक ब्रोकर। ही ऑल्सो पेड इनकम टैक्स, तो होगा, इसका टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कमीशन वगैरह कैपिटल गेन में माइनस करने की इजाजत है, लेकिन नोशनल माइनस नहीं करने। नोशनल तब माइनस करने हैं जब लिस्टेड सिक्योरिटीज हों। अब एक्चुअल कमीशन माइनस कर दें। एक्चुअल कमीशन 3000 शेयर्स इंटू 0.2, ये आ जाएगा एक शेयर पे कमीशन। मुझे चाहिए 3000, ये सॉरी, ये है एक शेयर पे कमीशन, मुझे चाहिए 3000 शेयर पे कमीशन इन पाक रुपीस। कमीशन तो आज पे की है ना। जी 4686 कैलकुलेशन हुई होगी शायद इसी तरह। इसी तरह एग्जैक्ट हुई हुई है कैलकुलेशन, लेकिन ये वही हुआ है 3000 ज़रब 1300 हुआ है। इसको हम कोशिश करेंगे उस तरह लिखते हैं। जी कौन से पॉइंट? नहीं, अब तो वो सैलरी के चैप्टर आपको रिवाइज करना पड़ेगा ना। यानी कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अलाउंस दिया है कि मिसाल के तौर पे ड्राइवर अलाउंस ले लो। अब ड्राइवर अलाउंस 10,000 का दिया हुआ। अब ये देने के बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से ये नहीं पूछेगा कि तुमने ड्राइवर कितने वाला हायर किया हुआ, तो फिर 10,000 को आपने 12 से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर आपने उसको हाउसकीपर, ड्राइवर या गार्डनर प्रोवाइड किया हुआ है, तो फिर हमने ये रूल पढ़ा था, जो जो सैलरी दी है एम्प्लॉयर ने ड्राइवर को माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर। और तीसरा सिनेरियो ये था कि ड्राइवर की रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट में फिर ये नहीं देखना कि मैं ड्राइवर को कितने दे रहा हूं, मैं ड्राइवर को कितने दे रहा हूं ये नहीं देखना। इसमें क्या देखना है? इसमें ये देखना है कि एम्प्लॉयर मुझे कितने दे रहे हैं। एम्प्लॉयर ने जो रीइंबर्स किया है बस वो ऐड करना है। ये अब सैलरी का पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे तो तीनों चीजें मुख्तलिफ जगह पे पड़ी हुई हैं। ये टोटल परचेज थी, इसमें ये परचेज जीरो रेट सेल के लिए थी, ये परचेज अनरजिस्टर्ड थी, डेड हो जानी थी। सेल टू रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, ये एग्जाम सेल में जाना था, ये जीरो रेट सेल। टैक्सेबल सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड अनरजिस्टर्ड पर्सन, वर्किंग नंबर 3, नो फर्दर टैक्स, फर्दर टैक्स। सेल टू अनरजिस्टर्ड, सेल टू अनरजिस्टर्ड इंक्लूड द फॉलोइंग गुड्स वर्थ ₹210 विच वाज सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल। ये तो कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है, तो इधर से माइनस कर देना था 900 और इधर ले जाना था 900। फोम सोल्ड टू एन अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर, फोम सोल्ड टू एन अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री फॉर ऑनवर्ड प्रोसेसिंग। अच्छा, उनको मैंने जिस मर्जी पर्पस के लिए बेची हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैंने अनरजिस्टर्ड को चीज बेची है जो अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री है, तो इसको इधर ही पड़ा रहने दें। उधर से निकाल के दोबारा इधर ही डाल दें, से टाइम जाया। गुड्स ऑफ 728 वर सोल्ड ऑन 4 महीने का उधार जिसमें मार्कअप पड़ा में, मार्कअप पे सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। माइनस करें 728 पड़ा हुए 104 पे, तो मुझे 100 दे दो। क्या आ गया?
द प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ मार्कअप एट 4%। द प्राइस। अच्छा, एक जहन में आपके ये अच्छा सवाल आ रहा है, आपको लग रहा है कि गुड्स वर्थ 728 से जहन में ये आ रहा है कि शायद उसकी फेयर वैल्यू है। ठीक है, ये जहन में आ रहा है। एक दो दफा इस तरह पहले आई कैप ने भी किया है, लेकिन जब वो लिखते हैं ना द प्राइस, तो ये वैसे हमने सवाल अपने खुद बनाया हुआ है। देयर कैन बी एरर इन द ड्राफ्टिंग। इनके जहन में ये सवाल आ रहा है कि ये गुड्स वर्थ हैं 728 की, यानी ये शायद इनकी फेयर वैल्यू है। लेकिन जब वो ये लिख देना आगे द प्राइस इंक्लूड द प्राइस, तो इसका मतलब है द से मुराद है वो इस फिगर को रेफर कर रहा है, तो फिर इस लाइन को प्रिवेल कराया करें। नहीं, सियालकोट हमने कहा याद करने कौन कौन से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, हमने तो नहीं याद करने ये जी। 700। रेस्ट ऑफ द गुड्स वर सोल्ड टू, रेस्ट कौन सी, इसके अलावा जो बची वो फिर कैसे फॉर्मेट में कैसे शो करूं? मेरे ख्याल से फिर इधर अब पड़ी जीरो रह जाएंगी, फिर ही तो रेस्ट निकल सकती हैं। बैलेंसिंग 24 द रेस्ट, रेस्ट को फिर इधर ले जाए एंड कंज्यूमर। ये थोड़ा सा टेक्निकल था फिगर निकालना। 2457 सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड सेल ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टू अ लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर इन इस्लामाबाद। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे असल में पहले आगे हुए थे तो उसको सेल में से निकाल दें क्योंकि पैसे पहले आगे हुए हैं। रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है अनरजिस्टर्ड एओपी से, उसको डेड कर दीजिएगा बस। ये तो ऊपर डब्बे में पड़े ही नहीं हुए, ये फिगर ज़्यादा आसान होती हैं क्योंकि माइनस करके कुछ नहीं करना होता, बस शो करना होता है। भाई इसको नॉर्मल सेल में डालना था क्योंकि इस्लामाबाद है, इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं है। किसने गलती से इंटरनेशनल फ़्लाइट समझ लिया? मशीन इंक्लूसिव ऑफ डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाइड बाय 18 करना था। प्रिजर्वेटिव्स और परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री, परचेज डेड कर देनी थी। आगे जिस मर्जी मकसद के लिए खरीदें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, परचेज ही डेड है। पैकिंग मटेरियल वर परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, ओहो ये परचेज डेड हो जानी थी। परचेज ऑफ अ फिजिकल कैश रजिस्टर एंड ऑफिस इक्विपमेंट, फिजिकल कैश रजिस्टर को वर्किंग 1.1 में ले जाना था, 1.1 में भी नहीं बल्कि इसको 2.1 में लेके जाना था क्योंकि ये लोकल और एग्जेम्प्ट सेल में यूज हो रहा है, तो इसको खास तौर पे एलोकेट करना था। और ऑफिस इक्विपमेंट की परचेज डेड, ऑफिस इक्विपमेंट की वो तो मशीन की परचेज और फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से अलाउ होती है। टाइल मेजरिंग 625 स्क्वायर मीटर वर परचेज्ड इन नवंबर, हमारा महीना, फ्रॉम अ लोकल मैन्युफैक्चरर। एक्स्ट्रा टैक्स वाज चार्ज्ड बाय मैन्युफैक्चरर एट टाइम ऑफ परचेज इन एडिशन टू नॉर्मल टैक्स। हमने पढ़ा था कि चाहे आपने 18 जमा 8 पे किया हुआ, इनपुट आपको 18 ही अलाउ होगा, एक्स्ट्रा टैक्स आपको अलाउ नहीं हो सकता। तो इसलिए इस लाइन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी। अगर आप एक्स्ट्रा टैक्स पे भी कर देते, हाँ खुदा ना खास्ता अगर ये फिगर पड़ी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लिखा होता तो फिर इसको हमने कहना था कि फिगर 100 जमा 18 जमा 8 पे पड़ी हुई है तो बताओ इसका 18 कितने। लेकिन अभी सिंपल एक्स्ट्रा टैक्स अगर आप पे कराएं तो हमने इनपुट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक्स्ट्रा टैक्स अगर पे कर दें तो उसका इनपुट डेड हो जाता है, तो फिर 8% लगाने की जरूरत ही नहीं। असल में हमने दो टैक्सेस पे किए हैं, नॉर्मल 18% और एक्स्ट्रा 8%। अगर लिखा होता इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स तो फिर ये फिगर 126 पे पड़ी होती, लेकिन इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ बोले, वो तो मैं बताने लगा। ये 126 वाली चीज क्लियर होगी जब तक कि इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स ने लिखा हो ना किसी भी फिगर के साथ। वैसे सवाल में ना एंड पे एक लाइन लिखी होती है, आई के अपने डालता है ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। सिर्फ जिस फिगर के साथ आर एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, सिर्फ जिस फिगर के साथ लिखा हो वो होती है बस इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। बाकी सारी फिगर्स हमेशा याद रखिएगा एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स होती हैं। सारी फिगर्स सारे आई कैप के सवालों में एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स होती हैं। अच्छा ये परचेज है, 1/3 ऑफ टाइल्स वर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ सेल। ये तो परचेज फिर हमारी जेन्युइन परचेज है, कोई मसला नहीं, बेचने के लिए ये स्टॉक है हमारा। और बाकी टाइल्स फैक्ट्री के आइन यूज की हैं,
तो अब आपने वर्किंग वन में जाना था। फॉर सेल का मतलब ये नहीं कि सेल कर दिए, करेंगे। हमने करना क्या था, 665 का 1/3 और 665 का 2/3, इस फिगर को हमने 18% लगा देना था और इसके आगे हमने लिख देना था इनएडमिसिबल। इतनी परचेज हमारी जेन्युइन है, फॉर सेल है, और इतनी परचेज हमारी डेड है। ये बिल्कुल उसी तरह के कुछ वायर्स खरीद के मैंने फैक्ट्री की बिल्डिंग में इस्तेमाल कर ली, कुछ वायर्स खरीद के मैंने बेच दी। क्रेडिट नोट वॉज इशूड बाय अस फॉर चेंज इन वीओएस। याद रखिएगा, जब सेलर क्रेडिट नोट इशू करता है ना, तो ये सिनेरियो नंबर 4 बनता है, जाके देख लीजिएगा। सेलर जो क्रेडिट नोट इशू करता है जब चेंज इन वीओएस है ना, चेंज इन वीओएस सिनेरियो 4, तो इसमें हमेशा सेल प्राइस क्या होती है, कम, इससे आउटपुट कम, तो गवर्नमेंट को नुकसान। तो 180 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं।